हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देखते होंगे गर्मी बढ़ती जा रही है और बारिश जब होनी चाहिए थी बारिश होती नहीं है। बारिश कब होती है? जब नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पे देख लीजिए, मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन बारिश उस वक्त हो रही है जब नहीं होनी चाहिए थी। जब होनी चाहिए तब हो नहीं रही थी। मीन कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है धरती का, जिसकी वजह से बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। जो मौसम का समय था वो भी बदलने लगा है और आने वाले वक्त में अगर 2030 तक हमने इस पे काम नहीं किया तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा राइज कर जाएगा। वो कितना राइज कर जाएगा? लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास राइज कर जाएगा। अब ये बहुत बड़ी चिंता थी, जिसकी वजह से जब G20 समिट हुआ तो उसी दौरान क्या हुआ दोस्तों कि जो लोग थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो लीडर थे, उन्होंने मिलकर एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया? डिसीजन ये लिया कि हम क्या करेंगे, 2030 तक जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी है, उसको हम क्या करेंगे, 3 गुना तक बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी जो हमें एनर्जी मिल रही है, आपको पता है कोल पे हम डिपेंडेंट हैं, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हैं। तो ये जो एनर्जी आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से इन सबसे आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट होता है, बहुत ज़्यादा मीथेन एमिट होता है और यही एमिट होके क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं और इन्हीं की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हमने इनको नहीं रोका तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पे जो ह्यूमन लॉस्ट है वो होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीसीज खत्म हो चुके हैं। इतने बड़े तादाद पे आज तक कभी भी संहार नहीं हुआ था जितना इस समय चल रहा है। और अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो इंसानों का भी वक्त आएगा। और इसीलिए जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, G20 समिट में ये डिसीजन लिया। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आखिर डिसीजन क्या लिया गया, कितनी एनर्जी अभी तक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हीट बढ़ रहा है और हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इनको रोक पाएँ, टेम्परेचर को बढ़ने से रोक पाएँ और जो हम डिपेंडेंसी है किस पे, जो एनर्जी पे डिपेंडेंसी है, उसको हम कम कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। आपको पता है, एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको काफ़ी लंबा वक्त लगता है और लोग आपको ये नहीं बताते हैं आखिर हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। रिसर्चर ने ये पाया है कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में होता है तो उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है, या हम ये कहें 5 गुना बढ़ जाती है। और यही कोर्स दोस्तों फॉरेन में लाखों रुपए का मिलता है, लेकिन इसे हम इंडिया में मात्र 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, जब समिट हुआ तो उस दौरान कुछ डाटा निकल के आया। पहला डाटा क्या था कि जब लीडर ने देखा कि अगर हम क्या करें कि 3 गुना क्या करें कि हम जो फ्री एनर्जी है उसको बढ़ा दें तो 2030 तक जो एमिट होने वाले हैं कार्बन, ठीक है, 7 बिलियन टन जो कार्बन एमिट होने वाला है, इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड कर पाएंगे, इसको हम रोक पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि 2030 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगभग 24 बिलियन टन क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो पैदा होंगे, जिसके अंदर कार्बन भी आता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के अंदर जैसे कार्बन हुआ, मीथेन हुआ, ये सल्फर हुए, सब सारे गैसेज आते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, रोक पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि 2030 तक इतनी बड़ी मात्रा में क्या होगा, ये गैसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होगा कितना बढ़ जाएगा, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मतलब समझिए कि 7 साल में जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग 6-7 साल पहले तक यही आंकड़ा माना जाता था कि 2070 तक बढ़ेगा, 2080 तक बढ़ेगा, मतलब ये सोचते थे। लेकिन इतने कम समय के अंदर सिर्फ 2030 तक आते आते ये टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत कैसी होगी। जब सॉइल वैसे भी सब खराब हो रहे हैं, बारिश वैसे भी नहीं हो रही है, तो जरा सोचिए कि 2030 में क्या हालत होगी इंसानों की, आप समझ नहीं सकते हैं। ये वैसा ही हाल होगा जैसे समुद्र के नीचे जो मछलियां मर रही हैं, जो जानवर मर रहे हैं, हमारा भी हाल एकदम वैसे ही हो जाएगा। ये जो डाटा दिया था दोस्तों, किसने दिया था? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने दिया था। इसी वजह से इस पर जो लीडर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। अगले साल ही दुबई में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, तो उस COP28 कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी में क्या था दोस्तों कि जो देश थे उन्होंने एक संकल्प भी लिया था, क्या कि $100 बिलियन वो क्या करेंगे, पैसा डालेंगे, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस को रोका जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा सके। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, क्या $100 बिलियन से ही ये काम हो पाएगा? अगर आप देखेंगे कि जिस कार्बन को पैदा करने में कितने $बिलियन खर्च हो गए, $ट्रिलियन खर्च हो गए, क्या उसे रोकने के लिए सिर्फ $100 बिलियन से ये काम हो पाएगा? नहीं, इसमें $1 ट्रिलियन पैसे चाहिए, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। और यही बात जो G20 समिट था जो दिल्ली में हुआ, उसमें यही बात कही गई कि सिर्फ $1 बिलियन से काम नहीं चलने वाला है, हमें $1 ट्रिलियन पैसे डालने पड़ेंगे, तब जाके हम उन देशों को बचा पाएंगे। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि 80% जो
ग्रीन हाउस गैसेस पैदा किए जाते हैं वो सिर्फ 20 देशों से पैदा किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैदा करता है वो अमेरिका पैदा करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैदा यही लोग करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अगर आज की हम करंट सिचुएशन बात करें दोस्तों, जो कैपेसिटी है पूरी दुनिया की फ्री एनर्जी की कितनी है, 3400 गीगावाट है। और अगर हमें ट्रिपल करना है तो जाहिर सी बात है लगभग 1200-1300 गीगावाट होना चाहिए, उसी पे ये काम हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम ये समझेंगे आखिर कौन कौन से ऐसे गैसेज हैं, ठीक, रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये ग्रीन हाउस गैस पैदा होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज है, मतलब कौन किन किन से रिसोर्सेज पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या हम ये कहें जो धरती की पावर है किस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोल पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वो कितना है, 26% है। ऑयल पे भी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, 30% के आसपास है। यहाँ पे आप देखेंगे जो नेचुरल गैस है वो कितना है, 23% के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये कौन सी एनर्जी है, ठीक है, जो रिसोर्सेज धरती में मौजूद थे जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं इतनी बड़ी मात्रा में है। और फ्री एनर्जी हमारे पास कितनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस इतनी सी। ठीक है, जो न्यूक्लियर हुआ, हाइड्रो हुआ, बायोफ्यूल्स वेस्ट हुआ, अदर्स, तो इतनी ज़्यादा, तो इनको हमें बढ़ाना है। आप देखेंगे अभी भी हम लगभग 80% 90% हम किस पे डिपेंडेंट हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, पेट्रोलियम है, इन पे हम डिपेंडेंट हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उन चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ेगा जो फ्री एनर्जी हैं, जैसे सोलर पैनल पे, इन सब पे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर एक डाटा हम देखें तो आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से गैसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है दोस्तों, आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ भी उसके बाद आता है मेथेन। ठीक है, मेथेन जो है लगभग ये भी इसी के आसपास है, 0.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। तो ये दो गैस जो है ग्रीन हाउस गैस के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इन्हीं के ऊपर हमें कंट्रोल पाना है। इस पर कंट्रोल हम कैसे पा सकते हैं, इसका यूज कम करके, इसका यूज कम करने का मतलब हमें फ्री एनर्जी चाहिए, तब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है मीथेन। मीथेन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, एनिमल, या फिर हम ये कहें दोस्तों मीट। अगर हम मीट का कंजप्शन कम कर दें तो काफ़ी हद तक जो मीथेन गैस है उसको हम रोक पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाता हूँ तो आप समझेंगे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो एनिमल है इसने क्या किया, ये ग्रास खाया, तो ग्रास के अंदर क्या है, मीथेन है। अब ये यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, जब यहाँ से मल इसका निकलता है तो इसी मल की वजह से क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलते हैं। तो अगर हम मीट का कंजप्शन कम कर दें, ये तो मैंने काऊ की बात की, लेकिन जो जितने भी जानवर होते हैं सबके साथ यही प्रोसेस होता है जो घास खाते हैं। तो अगर हम मीट का कंजप्शन कर दें तो जाहिर सी बात है इनकी जो फार्मिंग होगी वो कम हो जाएगी और आराम से हम मीथेन गैस को हम रोक पाएंगे। तो ये जो दो मेजर हैं, ठीक है, अदर गैसेस भी हैं, लेकिन ये दो जो मेजर गैसेस हैं इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। जब ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं, जब यही मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो लाइट होता है उसको ऑब्जॉर्ब, मतलब सोख लेते हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, और इसी वजह से ऊपर का टेम्परेचर तो बढ़ने लगता है। तो इनकी मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, क्योंकि ये लाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेंगे। अब दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज़ है कि आखिर हम कैसे इसको रोक सकते हैं, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, हाइड्रो एनर्जी जो है, ठीक है, इन पे हम क्या करें कि जो हाइड्रोजन है उनका यूज हम करें, सोलर का यूज करें। तो अगर इनका बहुत बड़ी मात्रा में यूज करेंगे तब जाके जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो पाएगी। जैसे भी इंडिया की हम बात करें तो बहुत से ऐसे घर हैं आपके आसपास सोलर का यूज नहीं करते हैं, वो बिल पे कर देंगे, वो पैसा भर देंगे, लेकिन वो सोलर का यूज नहीं करते हैं। जब आप सोलर का यूज नहीं करेंगे तब क्या होगा कि आपको ऐसे रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे जहाँ से मीथेन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो जितना ज़्यादा हम फ्री एनर्जी पे डिपेंड होंगे, वाइंड मिल पे डिपेंड होंगे, ठीक है, मतलब इन सब पे डिपेंड होंगे, उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें नए इनोवेशन की ज़रूरत है। नए इनोवेशन मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज हमें तलाशने हैं जहाँ से हम फ्री एनर्जी को क्या करें, हम ले पाएँ। जैसे कि हम समुद्र के अंदर इस समय जो लहरें पैदा होती हैं वहाँ से भी एनर्जी पैदा किया जा रहा है। तो अगर हम ऐसे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं कि करंट बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कि जो पेट्रोलियम है उस पर डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं, यानी कि हम अगर ईवी जैसे बाइक्स आ रहे हैं, हम जितना ज़्यादा उन पे डिपेंड होंगे उतना ही ज़्यादा पेट्रोलियम का हमें कम यूज करना पड़ेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम कम से कम यूज कर पाएंगे। तो जब पूरे देश इन सारे रिसोर्सेज से काम करेंगे और उन रिसोर्सेज को ब्लॉक करेंगे जहाँ से CO2 निकलता है, और ऐसे रिसोर्सेज पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे जहाँ से हम क्या करें, फ्री एनर्जी पैदा कर सकें, तब जाके हम CO2 को कम कर पाएंगे और मीथेन गैस को कम कर पाएंगे। दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।